नमस्कार, आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम लोकतंत्र का महासमर में आपका स्वागत है। किसे मिलेगी सत्ता, एग्जिट पोल में किसका कटेगा पत्ता। जी हां, 2024 का चुनावी रण अब फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ 7 चरणों का मतदान आज आखिरी दौर की वोटिंग के साथ समाप्त हो गया। नतीजे 4 जून को आएंगे। हालांकि देश का मूड बताने वाले एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। ये एग्जिट पोल भले ही रिजल्ट नहीं होते, मगर नतीजों की एक झलक जरूर देते हैं। ऐसे में अब सबकी नजर एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी है। अगले 5 साल के लिए देश में किसकी सरकार बनेगी और इस लोकसभा चुनाव में कौन चैंपियन बनेगा। देश की जनता इस सवाल के जवाब का इंतजार बेसब्री से कर रही है। इसका सटीक जवाब जानने के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस का महा एग्जिट पोल। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में देश के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब लोकसभा की 543 में से 542 सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस बीच केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा चुनाव में कम से कम 272 सीटें हासिल करनी होंगी। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 से तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने मिलकर चुनाव लड़ा है और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी चुनौती दी है। तो एग्जिट पोल क्या एग्जिट होते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं विरोधाभास जरूर नजर आता है। मगर जो एजेंसियां एग्जिट पोल के नतीजे परोसती हैं, उनमें से कईयों का पूर्वानुमान काफी कुछ सही भी निकलता है। अगर बात करें 2024 के एग्जिट पोल की, तो जो नतीजे आए थे उसके अनुरूप ज्यादातर एजेंसियों का अनुमान नतीजों के आसपास ही था। इसी तरह 2019 में भाजपा को 300 और एनडीए को 353 सीटें मिली थी। यहां भी 3-4 एजेंसी ऐसी रही हैं जिनकी सुई का कांटा नतीजों के आसपास ही घूमा था। बहरहाल इस तरह के तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भूपेंद्र सुल्लेरी जी हैं, नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, सुनील राज संवाददाता हैं हमारे, वो भी देहरादून से ही जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल सुल्लेरी जी आपसे ही है। जैसा कि कहा जाता है कि जब भी जिस दल को बहुमत मिलता है एग्जिट पोल में तो ठीक है, जिसको नहीं मिलता है तो यही बोलता है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आप क्या मानते हैं इस बात? देखिए, ये तो सही बात है कि जो जीतेगा तो उसके लिए वाह है, वो हारेगा तो वो उसके लिए बुरी बात है। तो वो तो नकारने का एक कारण होता है, क्योंकि ये बहुत कम राजनीति पार्टियों में नैतिकता रह गई कि इसे साहस रूप से ये कह सके कि ये हमने कमी नहीं की और इसके कारण जिम्मेदारी हम लेते हैं नैतिक रूप से और हम आगे करते हैं। लेकिन जो सैंपलिंग का जो हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं और जो सैंपलिंग लेते हैं, वो आज के वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में लेते हैं और उस सैंपलिंग का जो आंकड़ा होता है वो उस लोकसभा की सीट का तय करता है। और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसमें मीडिया के लोग मेहनत नहीं करते और पारदर्शी रूप में कार्य नहीं करते। बिल्कुल करते हैं और उनके एग्जिट पोल निश्चित रूप से आगे जो भी हैं और वो प्रमाणित भी हुए हैं और उनके लोगों ने, जो राजनीति पार्टियां थी राष्ट्रीय स्तर की, वो इसमें करोड़ों रुपया खर्चा करती हैं इसी मायने के रखते हुए। तो ये बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता और जनता के लिए, हम लोगों के लिए ये सब प्रयास किए जाते हैं जिससे जनता को भी आनंद लगता है, क्योंकि ये 5 वर्ष में एक बार पर्व आता है और इस पर्व के कारण जनता भी इसमें सहभागिता होती है। बिल्कुल सुल्लेरी जी, इसी सवाल का हम जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ है सर पाटिल जी। देखें कि ये तो लंबे अंतराल से हम देख रहे हैं, चाहे देश में विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, और उस पे एक जो एग्जिट पोल की जो परंपरा बनी हुई है वो हर बार होती है। सवाल यह है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट बैठते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम तरह की सर्वे एजेंसियां और जो हमारे चुनावी विश्लेषक हैं, जो इलेक्शन एनालिस्ट हैं, वो सब अपने अपने तौर तरीके हैं उनके इस काम को करने के, उनकी अपना वो एक्सपर्ट लोग हैं और अपने अपने तरीके से वो विश्लेषण कर कर और एक अनुमानित प्रेडिक्शंस जो है रिजल्ट के बारे में देते हैं। अब आप देखें कि योगेंद्र यादव जी
उनकी प्रेडिक्शंस को देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक तरफ नजर आएगी, और प्रशांत किशोर जी की प्रेडिक्शंस जो है चुनाव परिणामों को लेकर बिल्कुल दूसरी तरफ नजर आएगी। इसी तरह से जो तमाम सर्वे एजेंसीज हैं उनकी आपको जो परिणाम है, जो प्रेडिक्शंस हैं, उसमें बड़ा विरोधाभास नजर आएगा। बहरहाल ये एक्सपर्ट्स का काम है, वो करते हैं, और काफी हद तक कई बार हमने देखा कि कई सर्वे एजेंसीज का जो है जो प्रेडिक्शंस है बहुत अच्छा भी सटीक भी बैठता है। लेकिन अभी इस बार जो चुनावी माहौल था वो मैं ये कह सकता हूं कि 2014 में जो इलेक्शन लड़ा गया था, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था वो बहुत करेक्शन के मुद्दे पर लड़ा था। करेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर जब 2019 का जो चुनाव था उसमें राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा था, और एक जो जमीन पर जो लोगों में, मतदाताओं में उत्साह और पॉलिटिकल पार्टियों का, विशेष तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं उनमें एक जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, वो सब चीजें 2014 और 19 के इलेक्शन में बहुत करीब से देखी गई। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जमीन पर ना तो उतना वोटरों में उत्साह देखा गया और ना ही पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह देखा गया। जो घर घर, गली गली, कूचे कूचे चुनाव प्रचार होता था, जो एक हमारी पुरानी मैनुअल पद्धति थी, जो नुक्कड़ जनसभाएं होती थी, वो सब चीजें जमीन पर नजर नहीं आई। हालांकि सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करा पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो सब कुछ हमको देखने को मिला। लेकिन जमीन पर उस तरीके का ना वोटरों में उत्साह था, ना पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं में उस तरह का उत्साह देखा गया। और उसकी एक झलक जो है आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज पे भी नजर आई। आप पहले चरण से लेके 7वें चरण तक देख लो, आप उत्तर भारत में देख लो या और तमाम राज्यों में देख लो, आपको वोटिंग परसेंटेज जो है चुनाव का बहुत कम रहा, दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो। ये सब चीजें देखने को नजर आई। आप वोटों का जो प्रेडिक्शंस का जो टाइम है, वो इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन खत्म हो गई और लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रेडिक्शंस देना शुरू कर दिया है जी। अब सवाल यह है कि जो फैक्ट्स है, जो परिणाम है, वो 4 जून को ही आएंगे। लेकिन ये जरूर कोहली साहब रोक रहा हूं मैं आपको, निश्चित तौर पे 4 जून को इसके परिणाम आएंगे। लेकिन जो इसके पहले 2014-2019 की बात करें तो 2014 में जो एजेंसियां, अलग अलग एजेंसी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उन एजेंसियों में जो एग्जिट पोल के नतीजे बताए थे उनकी जो सुई है वो परिणामों के आसपास ही रही है। 2019 की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 एजेंसियां ऐसी रही हैं जो परिणाम के आसपास रही, बाकी का जो प्रोटेक्शन था वो काफी पीछे था एनडीए के मामले में। तो इन स्थितियों में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा जैसा कि 4 जून को ही परिणाम पता चलेगा, लेकिन काफी कुछ झलक हमको दिख जाएगी। तो जो उत्तराखंड की 5 सीटें हैं उसमें आप क्या झलक देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो हमने 5 लोकसभा सीटों पर जो फीडबैक आया, और या थोड़ा सा जितना भी हमको करीब से देखने को मिला चुनाव, तो 2014 और 2019 2 टर्म में बीजेपी प्रचंड बहुमत से 5 सीटें लेकर आई जी। अभी भी जो है पलड़ा जो है, एज जो है बीजेपी का भारी है 5 सीटों पर जी। लेकिन हरिद्वार लोकसभा और पौड़ी संसदीय जो सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ संघर्ष करता हुआ नजर आ रही है। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ये कह सकते हैं कि लड़ाई करती हुई दिख रही है। लेकिन इनॉल जो मैंने कहा कि इनॉल में जो है बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है कांग्रेस पर 5 सीटों पर। इन 2 सीटों पर तो संघर्ष है, बाकी 5 में जो है एज जो है वो बीजेपी के पास है। एज है बीजेपी के पास, लेकिन जिस तरह से पिछली बार दिख रहा था, राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी हावी था, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ले गई थी। 2014 में अच्छे दिन आएगा का मुद्दा हावी था। उसके अनुरूप इस बार राम मंदिर का मुद्दा कितना वहां प्रभाव डाल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में तो वैसे हमेशा चुनाव जो है, क्योंकि ये यहाँ सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी तादाद है, और आप समझ सकते हैं कि इसको देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ 5 धाम है हमारे, तो यहाँ हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा ऊपर रहता है जी। और खासतौर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो ये नहीं, राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा के लिए हमेशा रहा है, लेकिन जी। राष्ट्रवाद का मुद्दा चुनाव मैदान में पहली बार राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी दिखा था। जी बिल्कुल।
क्योंकि यहाँ जो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है उसमें लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, लोकल मुद्दों को पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसमें राष्ट्र के मुद्दे ही छाए रहते हैं। और सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं कैंडिडेट्स को तो इतनी अहमियत भी नहीं देता, तवज्जो भी नहीं देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। और यहाँ पर भी जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांगा जाता है। और पिछले 2 टर्म में भी जो जिस तरीके से जो रिजल्ट रहे हैं वो पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं के फेस पे लड़ा गया। और ये जो मुद्दे थे वो राष्ट्रवाद था और हिंदुत्व का जो मुद्दा था, इसके ऊपर चुनाव लड़ा। तो इस बार ये बात जरूर है कि ये जो मुद्दे हैं वो इतने ज्यादा कहें कि बहुत हावी नहीं थे, बहुत सामने इतना नजर नहीं आया। हाँ, जो केंद्र सरकार की जो अपनी योजनाएं थी जिन पर बीजेपी ने काम किया, जिनसे उत्तराखंड के लोगों को भी लाभ मिला होगा, वो बहुत सारी तमाम स्कीम्स हैं, उनका उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत व्यापक रूप से किया कि क्या क्या स्कीम्स जो भारत सरकार की थी जिससे यहाँ के लोगों को लाभ हुआ या देश भर के लोगों को लाभ हुआ, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करा, उसको भुनाने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया कि मतदाताओं में उत्साह की बात है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वो बात नहीं देखी गई जो हमेशा चुनाव में देखी जाती है। और वोट ऑफ परसेंटेज से तो उत्तराखंड भी छूता नहीं रहा। उत्तराखंड में तो हमेशा से पार्लियामेंट के चुनाव में जो देश के राष्ट्रीय औसत है चुनाव की, उससे भी नीचे रहती है। और इस बार भी चुनाव प्रतिशत जो है वो उत्तराखंड में बहुत कम रहा है। तो एक तो उत्साह में कमी थी, मतदाताओं के कार्यकर्ताओं के उत्साह में भी कमी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रत्याशी थे, वो प्रत्याशी भी इस बार जो है एक उसका बहुत बड़ा कारण रहा कि लोगों का इंटरेस्ट और रुझान जो है वो कम दिखा प्रत्याशियों में भी। तो एक ये भी बड़ा कारण है मत प्रतिशत गिरने का। बाकी हरिद्वार का जो सियासी समीकरण है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी वहां संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरिद्वार ही एक ऐसा जनपद है जहां विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही थी। प्रचंड बहुमत के सरकार बनाने के बाद हरिद्वार जनपद में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे थी। और दूसरा, पौड़ी की जो संसदीय सीट है वहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गणेश गोदियाल, हालांकि वो विधानसभा के चुनाव में बहुत छोटे से मार्जिन से हार गए थे, वो अच्छा चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर संघर्ष थोड़ा सा नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। बाकी उधम सिंह नैनीताल और अल्मोड़ा सीट और टिहरी सीट, मुझे लगता है कि वहां बीजेपी का अच्छा खासा एज है। जी चलिए, कोल साहब हमारे साथ सुनील राज जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मुझे जी। सुनील जी, जैसा कि अभी कोहली साहब ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड में भी कम रहा है, इस मुद्दे पे हम सुलेरी जी के पास भी जाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा है उसका रिजल्ट या उसका प्रभाव कह सकते हैं वो किस पे पड़ेगा? बीजेपी के विपरीत पड़ेगा या पक्ष में पड़ेगा जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ? जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ त्रिपाठी जी, वो सीधा सीधा असर डालेगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने एक बार नारा दिया था 400 पार का। तो लोगों को ये लग रहा था कि जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता थे, जो कैमरे के सामने नहीं बताते लेकिन पीछे ये कहते हैं कि बहुतायत संख्या में, यानी कि ज्यादातर संख्या में बीजेपी के जो मूल वोटर थे वो इसलिए बाहर नहीं आए कि उनको लग रहा था कि बीजेपी तो आ ही रही है, तो फिर वो वोट क्यों डालेंगे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है इसमें कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो भी इस बात को लेकर इस बार थोड़ा असहज था कि उनकी पार्टी के भीतर इतनी उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियों से बड़ी संख्या में बीजेपी में पहुंच गए हैं, तो चाहे सीधे तौर पर कांग्रेस से हों या फिर अन्य दलों से। इसलिए भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा मायूसी थी। तो ये वोट मायूसी क्यों थी सुनील जी? मायूसी क्यों थी? क्या ये कारण था कि जो एक नारा दिया 400 पार, तो बीजेपी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है और खांटी उनका वोट बैंक है, उसने सोचा कि चलो 400 पार हो रही है, आराम से मोदी जी की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है, चलो छुट्टी का दिन है, अपना वोट डालने नहीं पहुंचे, अपना मताधिकार का उपयोग नहीं किया। क्या ये एक कारण भी है? दोनों ये कारण है जो मैंने आपको बताया। एक कारण यही जो आपने दोहराया कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि हाँ बीजेपी इस बार आ रही है, 400 पार पहुंच रही है, तो वो इसलिए नहीं बूथों पर ज्यादा पहुंच पाया। इसका एक कारण ये रहा। दूसरा कारण मैंने ये बताया आपको कि बड़ी संख्या में दूसरे दलों से उत्तराखंड में नेता बीजेपी में पहुंचे हैं।
चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर अन्य दलों के, उससे भी बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं इस बात का आक्रोश था कि वो क्या करेंगे मतदान स्थल पर वोट करने जाने से, चूंकि बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आगे आने वाले दिनों में टिकट उनको ही मिलना है। तो इस बात से वो खासा नाराज थे। यहाँ पर ये इन दो बातों ने बहुत प्रभाव डाला है, इसलिए बीजेपी का वोट कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्साहित वोटर दिखता था, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर अल्पसंख्यक, उसमें भी ज्यादातर इजाफा इस बार हमें देखने को नहीं मिला। तो इसका खामियाजा सीधा यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास आपकी बात से हो रहा है। आपने कहा अल्पसंख्यक मतदाता, सामान्य तौर पे ये राजनीतिक सोच है लोगों की, और इसमें काफी कुछ सत्यता भी है कि अल्पसंख्यक मतदाता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे में अल्पसंख्यक मतदाताओं के अगर वोटों में कमी आएगी तो वो भाजपा को तो फायदा होगा। जाहिर तौर पर यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो शेड्यूल कास्ट वोटर है और अल्पसंख्यक वोटर है, अब पहले के चुनाव में अमूमन हमें देखने को मिलता था कि दूसरे दलों का इन दो वोटरों पर सबसे ज्यादा वो चाहे कांग्रेस हो या फिर अन्य दलों को वोट करता था। लेकिन पिछले 2 चुनाव में हमने देखा, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 19 का लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर इन दोनों कैटेगरी अल्पसंख्यक हो या शेड्यूल कास्ट बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया था। तो इस समय उनमें भी उत्साह उतना नहीं दिखा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो वोट परसेंटेज गिरा है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है। जी सुमेरी जी, वो सवाल इस समय खासकर बहुत ही वो हो जाता है कि अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोट प्रतिशत कम हुआ है तो भाजपा को फायदा है, लेकिन सामान्य तौर पे लोग ये सोच रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज घटने से जो 400 पार का नारा दिया गया था, वो 400 पार के नारे के कारण जो बीजेपी का वोट बैंक कहलाता है वो उदासीन हो गया। उदासीन होने का मतलब कि ठीक है, जीत तो ही रहे हैं। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में, आने वाले परिणाम में? देखिए, ये अभी संवाददाता ने ये बात सही बोला। क्या है कि लोकसभा के जो कैंडिडेट थे, लगभग हर चौथे कैंडिडेट में एक दूसरी पार्टी का कैंडिडेट था, कांग्रेस से हो या किसी पार्टी से आया वो कैंडिडेट है जी। तो ये जो चीज है ना, तो ये कार्यकर्ताओं के जो उनका बेसिक कार्डर था, जो लोग 20-20, 30-30 साल या स्थापना के समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि, और उनके अंदर ऐसी भावनाएं आई। और ये भी एक फैक्टर है कि ये चुनाव सिर्फ लड़ा जा रहा था मोदी जी के कारण। मोदी जी की छवि ही थी, और मोदी जी ने जिसको टिकट, या संगठन ने जिसको टिकट डिसाइड किया, और मोदी जी ने उसको लीड करके उस जनसभाओं को किया और उनको जिताने की कोशिश की। हम चाहे पिछले 5 विधानसभा के चुनाव भी देखें तो उसमें भी इसी तरह से हुआ, और जिसके कारण उनके परिणाम वो सकारात्मक आए। दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक की वोट की बात है, अल्पसंख्यक का वोट मूलतः कांग्रेस का वोट है और विपक्ष का वोट है। हाँ। ये कम ही जाता है इनके पास। तो इसका पोलराइजेशन करने के लिए कांग्रेस बीजेपी हमेशा प्रयास करती है। उस प्रयास में रूप में आप अगर विधानसभा का चुनाव भी उत्तर प्रदेश का देखें तो उसमें भी अल्पसंख्यक वोट पिछली बार कम डला था, और जिसके कारण बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन जो ओवरऑल जो वोट है, जो प्रतिशत कम गया, जो कि 3 चरण तक तो बहुत ही कम था, फिर चौथे से थोड़ा बढ़ा, फिर एक्चुअली एवरेज तक फिक्स हो गया 50, 64, 55 तक। और अगर हम साउथ और इस तरफ बंगाल तरफ अगर छोड़ दें तो बाकी जगह वोट बिल्कुल एक ही पैटर्न का रहा और नीचे ही रहा, लगभग 7 से 8% कम पुराने से, जिससे कारण ये लगता है कि, लेकिन जो बीजेपी ने अपने बूथ पे कहा गया था कि अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि हमारे बूथ पे हम प्रतिशत मतदान बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाना है, उसके प्रति जो कार्यकर्ता उलट हो गया मामला। हाँ, बढ़ाने की जगह घट गया। लेकिन जब अगर इसमें एक कंट्रास्ट दिख रहा है कि अल्पसंख्यक वोट अगर वोटर पर पास नहीं जा पाया है तो वो वोटर मूलतः गया किसका, तो फिर वो बीजेपी का वोट, ऐसा लगता है कि बीजेपी का वोट गया, या फिर कांग्रेस का जो भी वोट हुए। तो ये इससे लग रहा है कि जो हार और जीत का जो मार्जिन होगा वो निश्चित रूप से कम होगा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की भी देखें और कहीं भी सीट में देखें, उत्तर प्रदेश की भी सीट देखें, तो इंडिया गठबंधन ने अपने इस चीज को हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिया इस इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि एक डिवीजन हो जाता था। पाकिस्तान जरूर आया 5वें चरण में, उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा आई, हिंदू मुस्लिम आ गया, लेकिन बात जहां तक हुआ, एक डिवीजन नहीं हो पाया जो पिछले चुनाव में हुआ था।
तो और मोदी जी की एक खूबियत है कि वो जितनी भी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, वो राष्ट्र से जोड़ देते हैं, और ये उनका जो कम्युनिकेशन का जो एक कारण है जो एक प्रभावित करता है। लेकिन अब जो परिणाम आएंगे और जिस तरह से आए, तो ये लगता है कि जो जीतने का रेशो होगा वो कम होगा। अब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो 3-4 सीटें ऐसी लगती हैं, चाहे वो ग्वालियर चंबल सीट में हो, चाहे वो महाकौशल के में हो, तो और ये इस तरह से लगता है, और खंडवा की धार में लगता है कि एक आध सीट इस तरह से वोटर शिफ्ट हो रहा है। अब ये तो बात परिणाम आने के बाद आएगी, लेकिन यहां पे भी प्रतिशत घटा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने विधानसभा में भी अच्छी बात की थी, अपनी फाइट किया था, तो इसलिए लगता है कि इस तरह से यहां पे भी इस तरह से परिणाम अब जो भी तय हो वो बात की बात है। लेकिन ये वोट जिस तरह से घटा है वो एक चिंताजनक है, और वो कहां शिफ्ट हो रहा है और किसका वोट गया है मतदान केंद्र में, ये सबसे बड़ी बात है। जी कोहली साहब, एक सवाल यहां इस बार यह है कि देखिए, बीजेपी का जन्म या जनसंघ का कहें, जनसंघ के जमाने से जो जनसंघ का जन्म हुआ था, फिर 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, जनसंघ टूट करके 3 मुद्दों पे जनसंघ पार्टी या बीजेपी कहें खड़ी हुई है। एक मुद्दा था राम मंदिर, हालांकि 1990 में ये राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा प्रभाव में आया, जब अडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा निकाली, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा काफी खासा बने, वोटरों को अपने पक्ष में तब्दील करने के लिए मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा था धारा 370, तीसरा मुद्दा था कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। 3 मुद्दों पे इस पार्टी का जन्म हुआ। तो इस बार ये धारा 370 और राम मंदिर, ये 2 मुद्दे पूरे कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब अपना वादा निभा दिया। उसके बाद भी 2019 की जो लहर दिखी थी, उसको अगर हम कंपैरिजन करें, जो मेरा सोचना है, हो सकता है आप इसके बारे में और बेहद अपना अनुभव साझा करें, वो ये था कि 2019 में जो पुलवामा प्रकरण हुआ था, उसके बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरह से छाया था, उससे दिखने लगा था कि भाजपा की या मोदी जी की एक तरह से लहर है। लेकिन जो मूल मुद्दे थे, धारा 370 और राम मंदिर, बचा समान नागरिक संहिता, मुझे लगता है कि इसके बाद वो भी पूरा करेंगे। ये मुद्दे उतने प्रभावी नहीं दिखे जितना जिसपे पार्टी का जन्म हुआ था। और बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब पार्लियामेंट चुनाव नजदीक आ रहा था, और उससे पहले राम मंदिर का निर्माण और उससे पहले धारा 370, ये दोनों मुद्दे थे, और सब लोग इस बात का एनालिसिस कर रहे थे कि इस बार पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रमुख रूप से दोनों मुद्दे होंगे। तो जैसा कि आपने पुलवामा का जिक्र किया, और उससे पहले और मुद्दों का जिक्र किया कि अडवाणी जी की रथ यात्रा का आपने जिक्र किया, तो ये दोनों बड़े इस बार मुद्दे थे। और मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के साथ ही, एक माइंड गेम के साथ ही बीजेपी ने, मेरे को लगता है कि 400 पार का जो दावा किया, वो शायद इसी रणनीति का पार्ट था कि ये दोनों मुद्दे बीजेपी के पास बहुत बड़े हथियार हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों का सोचना था और जैसा लग रहा था, उस तरीके से ये मुद्दे इस चुनाव में, इन मुद्दों की छाप दिखी नहीं बिल्कुल भी, उस तरीके से हावी रहे नहीं। और खास तौर पर, विशेष तौर पर यह समझा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो लग रहा था कि क्योंकि राम मंदिर का निर्माण ही वहीं से हुआ, और वहां तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, और उस प्रभाव की छाप पूरे देश के अंदर दूर तक नजर आएगी। लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज का गिरना, जमीन पर उदासीनता दिखनी वोटरों के अंदर, पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह नजर ना आना, इन सब चीजों ने बिल्कुल जो है एक अलग से, एक कह सकते हैं कि एक अलग अपना स्टैंड बना दिया। तो दोनों चीजें कहीं दूर दूर तक नजर आई नहीं। अगर वाकई में ये मुद्दे, अगर मुद्दे होते और मुद्दे बनाए गए होते, अगर इनको बुनाया गया होता, तो मुझे लगता है कि वोट ऑफ परसेंटेज काफी ऊपर जाता, मतदाताओं में भी बहुत उत्साह नजर आता, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आता। लेकिन जो चीज आप कह रहे हो कि वो चीज बिल्कुल भी जमीन पर दिखाई नहीं दी। सोशल मीडिया पर तो खूब हो हल्ला हुआ, खूब चुनाव प्रचार नजर आया, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां करती है, खासतौर के बीजेपी भी खूब नजर आया। लेकिन जो जमीन पर जो चीजें दिखती थी, जो बूथ प्रबंधन है जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, जो जमीन पर नजर आता था, वो उत्साह नजर नहीं आया। और वोट ऑफ परसेंटेज ने इस बात को, उसकी तस्दीक भी कर दी कि वाकई नीचे जमीन पर जो है उदासीनता थी। आसमान पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन जमीन पर बहुत जो है मामला बहुत ठंडा था। तो ये सब चीजें, इतना कुछ होने के बावजूद भी इसी बात पर जो है, ये जो बीजेपी का 400 पार का नारा है,
वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। जब वोट ऑफ परसेंटेज ही कम रहा तो सीधी सी बात है कि चुनावी हार जीत भी जो है वो उसका मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगा। कहने का मतलब लड़ाई जो है बहुत नजदीकी रहेगी जहां भी हार जीत होगी। और विपक्ष ने भी आप देखेंगे कि इस बार सियासी माहौल बिल्कुल बदला हुआ था 2019 की तुलना में। दिल्ली में बिल्कुल केजरीवाल जी की तरह वजह से माहौल बदला हुआ था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही पूरी चुनाव से पहले अपनी सरकार को पलट दी। महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ सियासी जो है समीकरण बदले हुए थे। बिहार में भी आपने देखा कि बिल्कुल वो पहली बार एक बात नहीं थी। कर्नाटका में भी आपने देखा कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे राज्य आपको नजर आएंगे जो 2019 की तुलना में 2024 की तुलना में जहां बहुत ज्यादा राजनीतिक समीकरण जो है बिल्कुल अलग अलग थे। और विपक्ष भी एकजुट था, एक अम्ब्रेला के नीचे था। और विपक्ष ने भी चुनाव जब शुरू हुआ तो शायद हो सकता है पारी की शुरुआत धीरे की हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया तो ऑपोजिशन भी जो है अपनी रणनीति को बदलता चला गया, अपने मुद्दों को बदलता चला गया। और उसने पूरी कोशिश करी कि इस बार जो है सत्तारूढ़ दल को, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर बैटिंग कराए। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर ऑपोजिशन को बैटिंग कराती थी, लेकिन इस बार इस चुनाव में देखा गया कि ऑपोजिशन भी जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर करता रहा। तो ये बहुत सारी चीजें नजर आई, बदली भी थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनाव में संघर्ष और फाइट तो नजर आ रही है। बाकी वो विपक्ष ने उसको कितना इलेक्शन में बुनाया है ये इस बात की तस्दीक तो चुनाव परिणाम में होगी, लेकिन चुनाव काफी नजदीक नजर आया। कई जगह पर बहुत काफी अच्छा संघर्ष रहा, काफी अच्छी फाइट नजर आई कई राज्यों के अंदर। लेकिन उसको विपक्ष कितना बुना पाया ये चुनाव परिणाम में मालूम चलेगा। चलिए सुनील जी के पास एक बार फिर जाते हैं। सुनील जी, निश्चित तौर पे नीरज जी ने उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों का बहुत सटीक विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। हमारे दर्शकों तक वो चीज पहुंची होगी निश्चित तौर पे। हम अब यही चीज आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने पूरी मेहनत की, पांचों लोकसभा में गए, स्वराज एक्सप्रेस की टीम सब जगह घूमी। आपको क्या लगता है इन 5 लोकसभा सीटों में से किस पे संघर्ष दिख रहा है? जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि 3 में तो बीजेपी कहीं ना कहीं प्लस नजर आ रही, 2 सीटें हैं जहां पे संघर्ष दिख रहा। एक दूसरा सवाल आपसे यह है कि जो ये उदासीन मतदाता है, ये उदासीन मतदाता का ना पहुंचना, उदासीन मतदाता मतलब जिनने जो बीजेपी के साथ तो हैं लेकिन वो इसलिए नहीं गए कि 400 प्लस और सारे नारे उनके साथ रहे, तो वो कितना नुकसान पहुंचाया? उदासीन मतदाता का ना जाना भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाता है और संघर्ष की स्थिति में विपक्ष को खड़ा करता है? जाहिर तौर पर अगर सिलसिलेवार अगर हम बात करेंगे टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा की, तो इन 5 सीटों में 2 ऐसी सीटें हैं जिनका जिक्र कोहली जी ने भी किया, पौड़ी और हरिद्वार। यहाँ पर कंटास इसलिए दिख रहा है मामला कि वहां पर पौड़ी सीट पर 2 मुद्दों ने खास तौर पर, एक अंकिता भंडारी और दूसरा वहां पर जो अग्निवीर योजना स्कीम केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी उसका वहां पर व्यापक असर देखा गया। कहीं कहीं तो गांव में ये चर्चा होने लगी कि हमारे गांव में पहले एक टीम हुआ करती थी क्रिकेट की, अब अग्निवीर योजना लाने से वो 3 टीमें हो गई, यानी कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। तो ये अंडर करंट वहां पर दिखा और इसलिए वहां पर गणेश गोविंद के साथ साथ जनता भी चुनाव लड़ रही थी, ये हमने वहां पर देखा। यहाँ इसलिए पौड़ी सीट पर टक्कर नजर आ रही है। दूसरी हरिद्वार की बात कर रहे थे कोहली जी, हरिद्वार में भी सीन उल्टा है, लेकिन वहां पर ये रहा, लोगों को लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से एकदम से सीधे तौर पर सीट निकालेंगे, लेकिन वहां पर पहले उमेश शर्मा का ग्राफ देखा जा रहा था कि वो बड़ी संख्या में वोट काटेंगे। फिर बसपा ने एक पैराशूटी प्रत्याशी वहां पर उतारा, तो लोगों को लगा कि ये अलग अलग ये वोट कुछ उमेश शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी लेके जाएंगे, कुछ बसपा प्रत्याशी लेके जाएगा, थोड़े बहुत बचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे उनके खाते में जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से सीधे तौर पर सीट निकालेंगे। लेकिन हुआ वहां पर उलट, जो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो दलित वोटर था और मुस्लिम मतदाता था, इन दोनों ने वहां पर वोट किया हरीश रावत के बेटे को, किसको, वीरेंद्र रावत को, जो फीडबैक वहां से आया और उसने मुश्किलें बढ़ाई पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, इसलिए वहां पर मैच कंटास देखने को मिला। अब जो ये 3 सीटें हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया टिहरी का, टिहरी में भी बीजेपी तो सीधे तौर पर निकालेगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। दावा ये कर रही थी बीजेपी की 5 लाख पार इस बार जाएंगे, लेकिन वहां पर मार्जिन इसलिए कम रहेगा, वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे बॉबी पवार
उन्होंने बहुत वोट वहां से लिए, और जो हालांकि कांग्रेस कैंडिडेट इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन इन तीनों के बीच में वहां पर मुकाबला देखा जा रहा है। उसके बाद हम अल्मोड़ा में जाते हैं तो अल्मोड़ा में दोनों प्रत्याशी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ इनकम्बेंसी थी, लेकिन वहां पर नजर ये आ रहा है कि फिर से एक बार बीजेपी जीतेगी, यानी तीसरी बार वहां से बीजेपी जीतेगी, ये संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं पर उधम सिंह नगर का अगर हम सिनारियो देखें तो वहां पर नया कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया, और बीजेपी का पूर्व के जो कैंडिडेट थे, उनके जो केंद्र में राज्यसभा जो राज्य मंत्री भी रहे हैं अजय भट्ट, तो उनके खिलाफ भी वहां पर अगेंस्ट वोट गया, वहां पर अप रहा वोट परसेंटेज। वहां उस जो अप रहा वहां पर किन कारणों से रहा, क्या कारण रहा, क्या ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि उदासीनता, और दूसरे सवाल जो पूछा था, उदासीनता की वजह कोहली जी ने भी एक स्पष्ट की। हम ग्राउंड पे इस बार जा रहे थे तो वहां पर इतना माहौल नहीं दिखाई दे रहा था। अमूमन आप पहले के चुनाव का आंकलन करें, और पहले जब गांव में चुनाव, जैसे लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता था, टोपियां आती थी, पार्टियां अपना जो उनका पोस्टर होता है, गले में मफलर होता है, इस तरह के पोस्टर हमें अमूमन देखते थे। लेकिन धरातल पर इस बार देखने को ये नहीं मिला। हाँ, हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये चुनाव बहुत तरीके से लड़ा गया और ढंग से लड़ा गया। अब किसी भी पार्टी ने सोशल मीडिया पर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो धरातल पर उत्साह दिखना था, जिससे कहीं न कहीं हमें ये लगता था, बीजेपी के कई नेता या कांग्रेस के ये वो भी बताते हैं कि चुनाव आयोग की इस बार सख्ती रही, कई स्थानों पर वो झंडे लगा देते थे तो उतार देते थे, तो वो भी उदासीनता की एक वजह रही। इसलिए वोटर इतना उत्साहित नहीं नजर आया और मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सका। जी बिल्कुल, सुनील जी रोकेंगे। सुनील जी, आपसे भी एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, कि सामान्य तौर पे जब लगातार किसी की सरकार बनती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। मध्य प्रदेश में अगर 15 महीने कमलनाथ की सरकार को छोड़ दिया जाए तो 20 साल से मध्य प्रदेश सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी का क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, या फर्क पड़ रहा है तो कितना फर्क पड़ रहा है, ये हम आपसे उत्तर लेंगे। लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द से जल्द आपके सामने फिर से लाएंगे हमारे ये दोनों, एक राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, एक हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे जो अपना जो विश्लेषण है वो आपके सामने रखें।